नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो जनरल साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ये होती है 206 हड्डियां। तो 206 हड्डियां होती है। अक्षीय कंकाल के अंदर 80 हड्डियां होती है और आंतरांगीय कंकाल के अंदर 126 हड्डियां होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है और सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेप्स होती है। तो ध्यान रखिए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर है। सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेप्स है। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी पाई जाती है? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। एक शिशु का शरीर 270 से लेकर 280 अस्थियों से मिलकर बनता है। तो मनुष्य के शरीर की बात करें 206, शिशु के शरीर की बात करें तो 270 से 280 अस्थियां होती है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो ये होती है 280 के लगभग। मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है मानव के शरीर के अंदर सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिस है सबसे छोटी हड्डी। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां होती है वो होती है 656 मांसपेशियां। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? सबसे अधिक कठोर जो होता है वो कौन सा पदार्थ होता है? तो ये होता है दंत वल्क या इनेमल जिसको कहते हैं, सबसे कठोर होता है। तो दांत के ऊपरी भाग पर अत्यधिक कठोर सफेद से एवं चमकीले इनेमल का मोटा आवरण होता है। पूरे शरीर में इनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? इनेमल होता है पूरे शरीर के अंदर। यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अकल डाढ़ कौन सी होती है? तो अकल डाढ़ होती है तीसरी डाढ़। ठीक है, तीसरी वाली जो डाढ़ होती है उसको कहते हैं अकल डाढ़। तो अकल डाढ़ या तीसरा डाढ़ उन दांतों के नाम है जो आखिर में निकलते हैं, सबसे आखिर में जो निकलते हैं उनको कहते हैं अकल डाढ़। अधिकतर लोगों को 4 अकल डाढ़ होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों में कितनी? 4 अकल डाढ़ पाए जाते हैं। कान की कितनी हड्डियां होती है? कान के अंदर कितनी हड्डियां होती है? तो कान के अंदर होती है 6 हड्डियां। ठीक है, कितनी हड्डियां होती है? 6। तो मनुष्य के मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती है। एक तो होती है मेलियस, एक होती है इनकस और एक होती है स्टेप्स, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है। चूंकि मनुष्य में कुल 2 कान होते हैं, इस प्रकार कान में पाई जाने वाली कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। एक कान में 3 हड्डियां होती है। कौन कौन सी होती है? मेलियस, इनकस और स्टेप्स। बाह्य कर्ण तथा अंतःकर्ण में हड्डियां नहीं पाई जाती। तो मध्य कर्ण के अंदर ही पाई जाती है हड्डियां, बाह्य कर्ण और अंतःकर्ण के अंदर हड्डियां नहीं पाई जाती। तो तीनों हड्डियों के नाम याद रखिए, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। शरीर की सर्वाधिक प्रबल हड्डी अस्थि कौन सी है? तो कहाँ पर पाई जाती है? जबड़े के अंदर पाई जाती है। तो मैंडिबल की बात करें तो निचले जबड़े में पाई जाने वाली अकेली हड्डी होती है और चेहरे की हड्डियों में यही सबसे बड़ी और शरीर की समस्त हड्डियों में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मैंडिबल। लार की प्रकृति क्या होती है? लार क्या होती है? क्षारीय होती है, अम्लीय होती है या उदासीन होती है? तो लार हमेशा अम्लीय रहती है। तो लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। जिस रासायनिक विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसको क्या कहते हैं? अम्ल। जिसका मान 7 से ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे क्षारीय, और जिसका पीएच मान 7 के बराबर होगा उसको क्या बोलेंगे? उदासीन विलयन। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार किसका पाचन करती है? तो लार करती है स्टार्च का पाचन, उसके पाचन में सहयोग करती है लार। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो कौन सा परिवर्तन होता है जिसके अंदर एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो उत्प्रेरक के कार्य करता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। ठीक है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल के रूप में बनाने के अंदर। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? ठीक है, अग्नाशय अगर खराब हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो इस स्थिति में पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा या रक्तचाप बढ़ जाएगा। तो अगर अग्नाशय खराब हो जाता है तो इंसुलिन और ग्लूकागोन ये नहीं बनते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का श्रावण करता है? पित्त का श्रावण कौन करता है इनमें से? तो ये करता है यकृत। ठीक है, लीवर करता है पित्त को श्रावित। तो पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। यकृत से निकलने वाला पित्त का संचयन पित्ताशय या गाल ब्लैडर के अंदर जमा होता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के द्वारा आता है। पित्त पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है? 85% होती है। और पित्त वर्ण की मात्रा होती है 12%। ठीक है, तो जल की मात्रा कितनी रहेगी? 85% रहेगी। और पित्त वर्ण की मात्रा कितनी रहेगी? 12%। निम्न अंगों में से पित्त का संचयन किसमें होता है? तो ये होता है पित्ताशय के अंदर। ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं गाल ब्लैडर। किसके श्रावण में एंजाइम होते हैं? तो किसके श्रावण के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं? तो लार ग्रंथियों के श्रावण में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा अंग जो है पाचक रस नहीं बनाता है? पाचक रस कौन सा अंग नहीं बनाता है? तो मूत्रा से जो है इसके अंदर पाचक रस नहीं बनता। आमाशय के अंदर बनता है, यकृत के अंदर बनता है, अग्नाशय के अंदर भी बनता है। तो मुंह के अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है? पाचक द्रव कौन सा है? ठीक है, अभिक्रिया का माध्यम क्या होता है? स्रावित एंजाइम कौन सा होता है? और अभिक्रिया क्या होती है? इनकी एक चार्ट दी हुई है। तो मुंह के अंदर क्या होता है? लार पाचक द्रव के रूप में कार्य करता है। अम्लीय अभिक्रिया का माध्यम क्या रहता है? अम्लीय रहता है। टायलिन स्रावित होता है लार से। ठीक है, ध्यान रखिए, मुख के अंदर जो लार होती है उससे कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो टायलिन। ये क्या करता है? पके स्टार्च का विलय शर्करा या माल्टोज के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो जो स्टार्च का विलय है उसको माल्टोज के रूप में परिवर्तित करता है। आमाशय स्टोमक के अंदर पाचक द्रव रहता है, इसका आमाशयीय रस या जठर रस। अभिक्रिया का माध्यम रहता है अम्लीय। इसके अंदर स्रावित एंजाइम कौन कौन से हैं? रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये एंजाइम स्रावित होते हैं आमाशय के अंदर। इसमें अभिक्रिया कौन सी होती है? कैसिनोजिन का कैसीन के अंदर परिवर्तन होता है। प्रोटीन का पेप्टोन में परिवर्तन होता है। वसा का जल अपघटन करना और रोगाणु को नष्ट करना। तो ये अभिक्रियाएं होती है आमाशय के अंदर। इसके बाद में यकृत की बात करें तो इसके अंदर पित्त के है यहाँ पर पाचक द्रव, और ये क्षारीय प्रकृति रहती है। यहाँ पर अभिक्रिया का माध्यम क्या रहता है? क्षारीय। एंजाइम स्रावित नहीं होता है। ये अग्नाशयीय एंजाइमों की क्रिया में मदद करता है। अग्नाशय में जो क्रियाएं होती है उसके एंजाइमों की जो क्रिया है उसके अंदर मदद करता है, और वसा को इमल्सीकृत करता है यकृत। अग्नाशय पैनक्रियाज, इसके अंदर जो पाचक द्रव है वो है अग्नाशयिक द्रव और क्षारीय माध्यम रहता है। इसके अंदर महत्वपूर्ण है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये एंजाइम स्रावित होते हैं किसके अंदर? अग्नाशय के अंदर। प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल के अंदर परिवर्तित करता है। सभी शर्कराओं और स्टार्चों का माल्टोज में परिवर्तन करता है। वसा का ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल में परिवर्तन करता है। छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में पाचक द्रव होता है आंत्र रस, क्षारीय प्रकृति होती है माध्यम। माल्टेस, सुक्रेस, लैक्टेस और इरेप्सिन, ये इसमें एंजाइम स्रावित होते हैं। माल्टोज का पाचन होता है यहाँ पर छोटी आंत के अंदर। सुक्रोज का पाचन होता है, लैक्टोज का पाचन होता है और प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इंपॉर्टेंट एंजाइम पढ़े हैं। मुंह के अंदर टाइलिन पाया जाता है, आमाशय के अंदर रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज पाया जाता है। इसके बाद में अग्नाशय के अंदर ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज पाया जाता है। छोटी आंत के अंदर माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेस और इरेप्सिन पाया जाता है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च है, उसको जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज में बदलने वाला कौन सा एंजाइम होता है? तो ये होता है एमाइलेज। ध्यान रखिए, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज है। पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पाचक रस के अंदर। भोजन का पाचन किसमें होता है? तो भोजन का पाचन होता है छोटी आंत के अंदर। ध्यान रखिए, पेट के अंदर नहीं होता है, छोटी आंत के अंदर होता है भोजन का पाचन। मनुष्य के शरीर में भोजन के अधिकांश भाग का पाचन छोटी आंत में होता है। यह पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है, जबकि आमाशय के अंदर पाचन की आंशिक
क्रिया आरंभ होती है। तो आमाशय के अंदर तो आरंभ हो जाती है प्रक्रिया आंशिक रूप से, लेकिन छोटी आंत के अंदर सबसे अधिक जो भोजन का पाचन होता है। आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? आहार नाल के कौन से भाग में होता है? तो छोटी आंत में सबसे अधिक अवशोषण होता है किसका? अपने भोजन का। लैक्टोज किसका बना होता है? तो लैक्टोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज का, ग्लूकोज या ग्लूकोज का, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का। तो लैक्टोज बना होता है हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। आहार नली या एलिमेंट्री कैनल, इसका सबसे लंबा भाग कौन सा है? आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो इसका सबसे लंबा भाग होता है क्षुद्रांत। ठीक है, क्या होता है? क्षुद्रांत इसका सबसे लंबा भाग होता है। विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है विभिन्न स्तरों पर? तो ये करता है संवरणी पेशियां, इनके द्वारा नियंत्रित होता है भोजन पाचित रस और अवशिष्ट की गति को। एंजाइमों के द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? तो सर्वाधिक जो होती है वो होती है ग्रहणी के अंदर। एंजाइमों के द्वारा सर्वाधिक भोजन पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? ग्रहणी के अंदर। निम्न में से कौन सी लार ग्रंथि नहीं है? तो पीयूष ग्रंथि जो है ये लार ग्रंथि नहीं है, ये तो मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। कर्णपूर्ण ग्रंथि, अधोजंब और अधोजीवा ये सारी लार ग्रंथियां हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो ये रेनिन नाम का जो एंजाइम है ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो पेप्सिन नामक जो एंजाइम है ये बदलता है प्रोटीन को पेप्टोन के अंदर। पेप्सिन जाइमोजेनिक सेल से स्रावित होता है, पहले यह निष्क्रिय अवस्था में या पेप्सिनोजन में रहता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके पेप्सिन में बदल जाता है। प्रोटीन को किस में बदलता है? ये पेप्टोन के अंदर कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो जल की कमी से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। उल्टी दस्त के माध्यम से शरीर का सारा जल निकल जाता है, इसकी पूर्ति के लिए सैलाइन वाटर फिर चढ़ाया जाता है। अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है? अम्लीय श्रवण ये विशेषता है जठर की। तो जठर रस आमाशय से निकलता है। जठर दिन भर में 1 से लेकर 3 लीटर तक उच्च अम्लीय पीएच 1 से लेकर 3 ग्रंथियां जठर रस का श्रावण करता है। इसमें 97% से 99% तक जल होता है और 0.2% से लेकर 0.5% तक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसमें जाइमोजेनिक कोशिकाओं के द्वारा स्रावित पेप्सिनोजन एवं जठर लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं। तो अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है? ये विशेषता है आमाशय की। ठीक है, जठर रस की है। तो ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है आमाशय से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय के रस में रहता है? कौन सा अम्ल रहता है आमाशय के रस में? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। ठीक है, और आमाशय के ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के अंदर रहता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है ऑक्सेंटिक कोशिकाओं के अंदर। भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को ये नष्ट कर देता है और आमाशय से निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम होते हैं आमाशय के अंदर? पेप्सिन और रेनिन। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? स्टार्च का जब पाचन हो जाता है तो उसका अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज हो जाता है वो। ठीक है, तो लार में उपस्थित एंजाइम सलेवरी एमाइलेज स्टार्च को किसके अंदर कन्वर्ट करता है? माल्टोज के अंदर विभक्त करता है। और आंत में पाया जाने वाला माल्टेज एंजाइम माल्टोज को किसमें? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो ध्यान रखिए, आहार नाल के अंदर जो एमाइलेज है, एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में, और माल्टोज को फिर माल्टेज किसमें करता है कन्वर्ट? ग्लूकोज के अंदर। थैंक यू फ्रेंड्स।